गाइस इस वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। इस वीडियो का आइडिया दिया है मेरे सब्सक्राइबर ने, तो उनके लिए एक प्यारा सा शाउट आउट। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि इसका पार्ट आए, क्योंकि पिछले पार्ट में मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया इन दो सीरीज़ को, और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुकी थी कि इन दो सीरीज़ में ज़्यादा बेस्ट कौन है। तो आज अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में पॉइंट होंगे करेक्टर्स, राइवल्स, इविल टीम, बैटल्स और फाइनली पोकेमॉन्स। एंड ऑल ओवर मैं बताऊँगा कि ये सीरीज़ कैसी लगी। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन होने वाला है, क्योंकि इस चीज़ को कंफर्म तो पोकेमॉन कंपनी भी नहीं कर सकती कि ये सीरीज़ बेस्ट है या फिर वो सीरीज़ बेस्ट है। आप खुद ही डिसाइड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि वीडियो में मैं रखने वाला हूँ इतने सारे कमाल के पॉइंट्स, जिसके बाद तो आपको पता लग ही जाएगा कि कौन सी सीरीज़ बेस्ट है। तो पॉइंट नंबर 1, कैरेक्टर्स। तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है, एश कैचम, जो यहाँ आके एकदम बैडस हो चुका था, मैच्योर हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस दिखाया गया था। इसके अलावा इसने ट्रेनों की कॉपी भी की थी एक टाइम पे, लेकिन इसे समझ गया था कि यार ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे अपने तरीके से ही चलना पड़ेगा। जिसके बाद इसने कोयला को हराया था इसी तरीके से। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वॉलफ्रीड की बैटल में इसने सच में हिम्मत तोड़ दी थी, और ये मान चुका था कि इसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होगी ग्रेनिंजा से, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट दिखाती है सरीना, जिसके बाद इसका डेवलपमेंट हमें देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और एक कमाल की बॉन्डिंग के साथ वो उस मैच को जीत भी जाता है। इस सीरीज में ऐसे काफ़ी फोकस किया ट्रेनिंग पे, जिस कारण वो कई तरह के कॉम्बिनेशन बना पाया जो सच में काफ़ी कमाल की लगी थी। नेक्स्ट आता है क्लेमेंट, जो सच में साइंटिफिक जीनियस है, जिसकी ज़्यादातर इन्वेंशन खराब ही रही है, लेकिन जब भी इसकी इन्वेंशन काम कर जाती है वो सच में यूज़फुल होती है पूरी सीरीज़ के लिए। इसके अलावा इसने कई बार ऐसी हेल्प की है जहाँ पर रिपेयर करना होता है, रिपेयरिंग वही है बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, और हर बार ये सही करके दिखाता है। और उसकी टेक्नोलॉजी और दिमाग के कारण ऐसा अच्छी ट्रेनिंग कर पाता है, और ग्रेनिंजा को एस ग्रेनिंजा बनाने में भी ये बहुत यूज़फुल साबित हुआ था। और इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट तो हमें कई बार देखने को मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन जो लगा मुझे वो क्लेमबोर्ड का सेक्रीफाइस था, ये सच में दिल छू जाता है। नेक्स्ट है बोनी, जो क्लेमेंट की छोटी बहन है। ये मैक्स की तरह दिमाग नहीं चलाती, ये एकदम सच में एक छोटी बच्ची ही है जो हमेशा एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट करती रहती है, और इन सबको रोस्ट भी करती रहती है। लेकिन इसके काइंड हार्टेड होने के कारण इसे ज़ायकार्ड मिल जाता है, और फ्लैचलिन को मोटिवेशन फ्लैचिंडर बनने के लिए। तो अब बात करते हैं सबसे चहेती पोकी गर्ल सरीना के बारे में, जिसके फैंस दीवाने ही हो रखे हैं, क्योंकि ये सच में ट्रू लव है इसका, जिसमें कोई शक नहीं है। माना कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर नहीं है, ना ही इसके पास कुछ ऐसे स्किल है जो इसे एक पोकी गर्ल से ज़्यादा बेस्ट बना सकते हैं, लेकिन हीरोइन के मामले में इसे कहा जा सकता है कि अगर ऐसे हीरो है तो ये बिल्कुल हीरोइन हो सकती है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि इसका मोटिवेशन या मोरल्स जो हमेशा ये देती है स्टोरी के बीच में, जो सच में बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं, ये सच में हमें मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा इसका स्वीट बिहेवियर, इसका सॉफ्ट नेचर, और उसके कमाल के स्किल जैसे कि पोकेपॉप बनाना, डांसिंग करना, राइस ऑन ड्रेसिंग, ये सब हमें दिखाया गया है एनीमे में। और इसका ऐसे जो लव हैगा, जो छुपा हुआ लव है, ये हमें देखने में काफ़ी मज़ा आया था। और इसकी सॉफ्ट राइवलरी जो इसका नेचर दिखाती है, इसका डेडिकेशन है इसके लिए, और ये सच में काफ़ी क्यूट गर्ल है। और एक सीन ऐसा आया था जो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट मानूंगा, जब उसने हेयर काटे थे, इसके आंसू जो गिरे थे यार सच में दिल छूने वाले थे। राइवल्स की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है ट्रेनो का, जिसका बैटल स्टाइल काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ये डांसिंग के बीट पे ही मूवमेंट करता है, जिस कारण ये यूनिक पर्सनैलिटी रखता है, और ऐस के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना लेता है। इसके बाद का सेकंड राइवल आता है सोइयर, जो सच में एक हार्ड वर्किंग राइवल है, जो एस को एक मेंटोर मानता है। ये कोई बैटल करने से पहले स्ट्रेटेजी बनाता है, लेकिन फिर भी वो एस को नहीं हरा पाता, क्योंकि एस की स्ट्रेटेजी अनप्रिडिक्टेबल होती है। जिसके बाद से ये ड्रीम बना लेता है एस को हराने का, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। और उसका जो पोकेमॉन होता है ग्रोवाइल, वो भी राइवलरी रखता है फ्रैगडियर से, और इनकी राइवलरी सेप्टाइल और ग्रेनिंजा तक भी चलती है। इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें तब देखने को मिलता है फाइनल बैटल में, जब ये स्ट्रेटेजी को भूल के पूरी बैटल पे खुद फोकस कर रहा होता है और स्ट्रेटेजी चलते हुए बना रहा होता है। अब बात करते हैं एस के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल एलान की, जो टीम फ्लेयर का एक प्यादा था, और इसका यूज वो बैटल में करते थे कि ये पावरफुल अपोनेंट को हरा सकता है, और ये भी बैडेस्ट कंडीशन में प्रूव करके दिखाता था कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिस कारण ये बैटल करता गया और उसने कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। लेकिन जब ये ऐसे मिलता है तो ना ही एक वर्दी अपोनेंट मिलता है, बल्कि इसकी हैप्पीनेस का राज में मिलता है, जिसके बाद इसकी पर्सनैलिटी में काफ़ी सारे चेंजेस भी आते हैं। बात की इसकी इविल टीम की, तो वो थी टीम प्लेयर, जिनका पर्पस था पूरी दुनिया में तबाही मचाना, जिस कारण इस दुनिया में शांति और अमन बना रहे। लेकिन उनका दूसरा मकसद था, जो इन सभी ने छुपा रखा था, वो था पैसा कमाना। चलो मकसद तो जो भी हो, क्योंकि ये विलन टीम है, विलन अच्छा नहीं सोच सकते, वो चीज़ उन्होंने दिखा दी। लेकिन इसमें कुछ आइकॉनिक चीज़ हुई थी, जैसे कि इस अकेले पोकेमॉन ने 7 पोकेमॉन में से 4 पोकेमॉन को डिफीट कर दिया। उसके बाद भी 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन उसके सामने खड़े थे, और इस आर्क में हमें काफ़ी कुछ नया देखने को मिला, जैसे कि शायद जिम लीडर वापस आ गए,
कुछ चैंपियंस भी आए और हर जगह तबाही हो गई थी, जिसके बाद हमें कुछ सैक्रिफाइस देखने को मिले, कुछ बैटल देखने को मिली, एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली, हमें बहुत कुछ देखने को मिला इस बैटल के अंदर। पर ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। ऐसा बहुत कमी होता है इस सीरीज में, क्योंकि ये इविल टीम फनी नहीं थी, जिनका गोल एकदम मैच्योर था, जिस कारण ये सीरीज काफी यूनिक साबित हुई और सच में काफी कमाल की बैटल भी हमें देखने को मिली और कुछ दिल छूने वाले मूवमेंट्स भी। इसके अंदर हमने जितनी बैटल देखी वो हाई 3D थी, जो एक नया इवेंट था। इसके बाद इस बैटल को देखने में ज़्यादा मज़ा आता था और इनकी एनिमेशन इतनी ज़्यादा कमाल की हो चुकी थी कि हर बैटल को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता ही था। उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था, मूवमेंट दिखाई जाती थी और जब बैटल पे फोकस किया जाता था तो बैकग्राउंड को ऐसे कर दिया जाता था जिससे एनिमेटर फिर बैटल पे फोकस कर सके। और इसी सीरीज से शुरुआत हुई थी मेगा एवोल्यूशन, एक नया फिनोमेना की। इसी कुछ कमाल की बैटल है सेप्टाइल वर्सेस ग्रेनिंजा की, वल्फ्रीक के साथ, एलान के साथ और कोरिना के मेगा लुकारियो वर्सेस पिकाचू की पहली बैटल, जो सच में काफ़ी ब्रूटल साबित हुई थी। और ये देख के तो सच में मजा ही आ गया था कि पोकेमॉन सीरीज इतनी ज्यादा मैच्योर और क्रिटिकल भी हो सकती है। और हाँ, स्टीवन वर्सेस एलान के बारे में क्या कहें, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिस कारण मैं पोकेमॉन्स को ज़्यादा अच्छे डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए माफ करना, लेकिन डिफाइन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। पहले था टैलेंटफ्लेम, जो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेडेस्ट रीजनल बर्ड है। इसके दोनों एवोल्यूशन की स्टोरी काफी कमाल की थी, खासकर टैलेंटफ्लेम बनने के टाइम पे जो उसने मोल्टर से बैटल की थी वो सच में काफी लाजवाब थी। नेक्स्ट आता है हाउलूचा, जिसकी पर्सनैलिटी, डिजाइन और स्किल्स एंड बॉन्डिंग ये सभी इसका काफी कमाल का दिखाया गया था। नेक्स्ट आता है नोइवन, जो नोइवैट था सच में काफी क्यूट था, लेकिन नोइवन बनने के बाद ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो हमें देखने को मिला था ज़ैप्डोस के खिलाफ। जब उसके बड़े भाई हाउलूचा पर अटैक होता है तब उसकी पावर अलग लेवल पहुंच जाती है और इन दोनों की बॉन्डिंग सच में काफी अच्छी दिखाई गई थी सीरीज में। अब आता है गोड्रा, जो एक गोमी था, एकदम डरपोक और काफी वीक पोकेमोन। जैसे ये गोड्रा में इवॉल्व होता है, इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा दिखाया गया है, क्योंकि अब ये बेखौफ और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल पहले जैसी ही है, फ्रेंडली। और ये भी काफी फैन फेवरेट पोकेमोन है, जिस कारण मैं थोड़ा सा इसके बारे में बुरा बोल देता हूँ तो मुझे कई सारे कमेंट आ जाते हैं, जिससे मुझे लगता है कि इसके पास टॉक्सिक फैन भी आ चुके हैं, जो बिना कुछ जाने समझे सिर्फ क्या कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट है। वो नहीं जानना चाहते कि इससे बेस्ट कौन हो सकता है, कौन है, वो बस इसके फैन है। लेकिन एक फैन फेवरेट होने के लिए ये जरूरी भी होता है, तो मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब आता है ग्रेनिंजा, जो इन सभी पोकेमॉन का कॉम्बिनेशन है, यानी कि बैड एस, स्ट्रॉन्गेस्ट, एक बैक स्टोरी, एक कैरेक्टर डेवलपमेंट, बिल्डअप, सब कुछ इसके पास है। इसके अलावा इसकी बैक स्टोरी सच में काफी कमाल की है और एक थ्योरी ऐसा कहती है कि ऐसे जितने पोकेमॉन छोड़ने के बाद ग्रेनिंजा को पकड़ा है, उतने ट्रेनर को छोड़ने के बाद ग्रेनिंजा उसके पास आया है, जिससे ये दोनों कई मामलों में सेम हो जाते हैं। पिकाचू तो पिकाचू रहा इस सीरीज में भी, बस थोड़ा ज्यादा बैड एस हो चुका था पिछली बार से और लीग में तो गोल्ड लेवल पे पहुंच चुका था ये। बात करते हैं पोकेमॉन जर्नीज की। इसमें सबसे पहला मेन कैरेक्टर आता है एश कैचम, जो काफी एक्सपीरियंस हो चुका था, अरोरा रीजन में सब कुछ इसे सीख लिया था, जिस कारण इसे अब कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं थी। और इस एश कैचम से कमाल की बात ये थी कि ये किसी भी रीजन में जाके कोई भी पोकेमॉन पकड़ सकता था। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक रीजन में जाके उधर के सभी पोकेमॉन पकड़ेगा या फिर हर रीजन के एक पोकेमॉन पकड़ेगा। इसको कोई भी फोर्स नहीं किया गया था, जैसे इसका मन किया उसने ऐसी टीम बना ली। बस इस एश में एक प्रॉब्लम थी, ये लुकारियो पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, जिस कारण इसके सभी पोकेमॉन्स काफी ज्यादा कम ट्रेनिंग में आए थे। इसकी वीकनेस को कवर करूंगा मैं पोकेमॉन डेवलपमेंट वाले पार्ट में। अब सेकंड कैरेक्टर आता है, जो सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है एस के इक्वल ही, वो गो है, जिसको कई लोगों ने रोस्ट किया था। ऐसा काफी कुछ इसके साथ किया गया था, क्योंकि ये कुछ जगह पे अनफेयर था और कुछ जगह पे ये लॉजिकल भी था। इसने सीरीज में कई तरह के पोकेमॉन पकड़े, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी कुछ अलग थी, कुछ पोकेमॉन की पावर कुछ अलग थी, जो हमें कभी कभी डिफाइन भी कर देते थे। और ये ऐसे हाईली इंस्पायर था, जिस कारण ये एस को छोड़ना चाहता ही नहीं था, जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें एकदम एंड में देखने को मिलता है कि ये बिल्कुल एस को छोड़ना चाहता ही नहीं है, लेकिन ये बाद में एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद ये अपनी जर्नी पे अलग निकल जाता है। वैसे इसका डेवलपमेंट तो पूरी सीरीज में होता रहा, जहाँ पर इसे कई बार स्पेसिफिक स्टोरी दिखाई गई, इसकी पास्ट को दिखाया गया, इसके फ्रेंड्स को दिखाया गया, तो इसको कह सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट हमें काफी अच्छे दिखाया गया है। अब बात करते हैं पोकी गर्ल, कोहारू या फिर क्लोई के बारे में। ज़्यादातर पोकी गर्ल्स की तरह इसको अपना फ्यूचर पता नहीं था कि इसे फ्यूचर में क्या करना है, लेकिन ये भी सीख जाती है कि इसे क्या करना है। अभी तक ये कुछ ढूंढ नहीं पाई है, लेकिन ईवी के लिए एकदम सही चीज़ कर चुकी है। ये ईवी का एवोल्यूशन नहीं दिया है इसने। इसका मेजर रोल गो के साथ रहा है, ना कि एस के साथ, लेकिन इसका डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत दिखाया गया है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी पोकी गर्ल में ये किसी से भी ऊपर आ सकती है। इसका डेवलपमेंट सच में काफ़ी कम दिखाया गया है अगर कंपेयर करी जाए किसी और पोकी गर्ल से। तो बस ये बाहर निकलना सीख चुकी थी, जिस कारण ये डोन से मिलती है और सरीना से मिलती है और 2-4 और पोकी गर्ल से मिलती है, जैसे लाना। कुछ और कंपेनियन भी रिटर्न आते हैं और कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है क्लेमेंट का। क्लेमेंट इसे सिखाता है मीटर असोल्ट और ड्रैगन रश। फिर नाम आता है बोनी का, जो इंस्पायर करती है गो को फ्रोगी पकड़ने के लिए। एंड फाइनली सरीना, जो हेल्प करती है क्लोई की। कोइना हेल्प करती है एस के लुकारियो को मेगा इवॉल्व करने में। अब बात करी जाए इनके राइवल्स की, तो सबसे पहला नाम आता है रेंटो, जो बहुत इजीली फारफेच को डिफीट कर देता है, जिसके बाद एस इंस्पायर होता है उसकी बॉन्डिंग के लिए, जिसके बाद ये सरफेस बन के उसे हरा देते हैं। नेक्स्ट है बिया, जो रियोलू को बहुत ज़्यादा डरा देती है, जिसके बाद वो लगातार मैच हार रहा होता है। बाद में वो अपने फियर को ओवरकम करके
पहले ड्रॉ करता है, उसके बाद कमाल की बैटल में उसे डिफीट करके अपनी रैंक को आगे ले जाता है। उसके बाद आता है लियोन, जो एस को ट्रेनिंग कराने में हेल्प करता है। एस को हराता भी है एक बार और दूसरी बार वो हार भी जाता है, और ईविल टीम वाली आर्क में इसका मेजर रोल रहता है। या सेकंड मेन कैरेक्टर भी आता है। इसके राइवल होते हैं गैरियोक और होरेस, जो एस का पहला दोस्त भी होता है और इसे थोड़ा बहुत ईविल तरह लगता है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि गैरी की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वरना ये काफ़ी अच्छा ट्रेनर है। नेक्स्ट आता है होरेस, जो इसका पहला दोस्त होता है बचपन का। इसे बैटल में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, जिस कारण इसके सभी पोकेमोन डिफेंसिव या फिर हीलिंग वाले होते हैं। यही प्रोजेक्ट म्यू में पार्टिसिपेट करता है, जिस कारण इसका एक बार मुकाबला गो से भी होता है, जिसमें ये जीत भी जाता है। हमें इसके बारे में और भी कुछ बताया गया है कि ये सेलिब्री के लिए पीछा कर रहा है प्रोजेक्ट म्यू में, और इसको आगे चल के एक विविलियन भी मिलता है, जो हमें आखिर में दिखाया भी जाता है। बात की जाए इनकी बैटल्स की, तो यहाँ कोई स्टेडियम नहीं था। कई जगह पे इन्हें नेचुरल फाइट करनी पड़ती थी, कुछ जगह स्टेडियम मिल जाते थे, जिस कारण इसमें अलग अलग सिचुएशन में पोकेमॉन ट्रेनर्स को लड़ना होता, जीतना होता था। इसके अलावा इन्हें अलग अलग रीजन के पोकेमॉन से भी बैटल करनी होती थी और अलग अलग सिचुएशन में मिलती थी, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता था। इसमें कुछ कमाल की बैटल थी। लैंस वर्सेस लियोन, गैरेट वर्सेस सरफेज, बिया वर्सेस एस, पार्ट 1 एंड पार्ट 3। वैसे पार्ट क्यों बोल रहा हूँ, ये तो बैटल नंबर हुआ, तो बैटल नंबर 3 बोल रहा था मैं। इसके आता है एस वर्सेस वोगनर, आइरिस वर्सेस सिंथिया, एस वर्सेस सिंथिया, ग्रेंजर वर्सेस लुकारियो, एस वर्सेस लियोन, एस वर्सेस स्टीवन। ये सभी मैच काफ़ी कमाल लगे मुझे, जो इस सीरीज के मेन पॉइंट हो सकती थी। और इतना ही नहीं, म्यूटू वर्सेस एस एंड गो, और जो रेड बैटल हुई थी आर्टिकोनो वाली, वो भी काफ़ी कमाल की थी। अब बात करते हैं पोकेमॉन्स की, तो यहाँ पर एस कई बार अपने पोकेमॉन से मिलने वापस आया। इसके अलावा कई बार ऐसे पोकेमॉन से मिला जिसे हम जानते हैं बहुत पहले से ही, लेकिन वो रिटर्न आ गए हैं, जैसे ग्रेनिंजा, स्क्वार्टल, साइडक, लैटियास। ऐसे कुछ कमाल के पोकेमॉन हमें इधर देखने को मिली थी। अब बात करते हैं एस के सभी पोकेमॉन की, तो यही बात कर लेंगे कि एस ने यहाँ पर क्या नई अचीव किया। सबसे पहले गेंगार की बात करते हैं, जो पहली बैटल ऑफिशियल जो जीता था, उसके बाद उसे काफ़ी टाइम लगा था दूसरी बैटल जीतने में, नॉर्मल क्लास से सीधा अल्ट्रा क्लास में। इसे आप मान सकते हैं कि इसे कितनी लंबी बैटल में नहीं बैटल कर पाया, या बैटल किया भी तो ये जीत नहीं पाया। ऐसे एक बार ध्यान नहीं दिया इसको ट्रेनिंग के ऊपर। अगर हर ट्रेनिंग इसे पहले दे दी जाती तो मुझे लगता है कि ये पहले से बहुत अच्छा कर लेता। जो इसने मास्टर क्लास में जाने के बाद ट्रेनिंग में जो हार्ड वर्क किया था, इसे पहले करना चाहिए था। यही इसकी वीकनेस रहेगी हर जगह पे। अब बात करते हैं ड्रैगनाइट की, जो नॉर्मल क्लास और अल्ट्रा क्लास में ही सफल रहा। उसके बाद इसे पता नहीं क्या हो गया। फारफेज को इसने बहुत पहले पकड़ लिया था 27 एपिसोड में, लेकिन उसका यूज़ करता है पहली बार 51 एपिसोड में। उसके बीच में ये रियलू करता रहा। ऐसा इसके साथ हुआ ड्रैगोविस के साथ, ये 30 एपिसोड के बाद इसे बैटल में उतारा गया। बात करें रियोलू की, तो रियोलू जो पहली बार हार चुका था, उसके बाद भी एस को ये दिख नहीं रहा कि वो डर रहा है। वो टेंशन फ्री से हराता गया, उसे कोई लेना देना है ही नहीं यार, कैसा बन गया था। रियोलू चक्कर में से किसी पोकेमॉन को ट्रेन नहीं किया, यहाँ तक कि पिकाचू को भी उसने इग्नोर कर दिया। बात करें पिकाचू की, तो यहाँ पर पिकाचू का ओरिजिन दिखाया, पिकाचू के बारे में और चीज़ें पता लगी हमें, जैसे कि उसका पास्ट क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। उसने यहाँ पर पिकाचू ऐसा नहीं रह गया, उसे काफ़ी गुस्सा भी आने लगा था एस के ऊपर, और कई बार वो जब परेशान भी हो गया था, और एक बार खो भी गया था। हमें काफ़ी कुछ दिखाया गया पिकाचू के बारे में भी, लेकिन पिकाचू को ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई गई, जिस कारण हम कह सकते हैं कि इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया गया था। एंड तक आते आते हमारे डेवलपमेंट के नाम पे गेंगार, सरफेज और लुकारियो को डेवलपमेंट दिया गया। अब की जैसे ईविल टीम की, तो ये भी ईविल टीम में काफ़ी ज़्यादा ईविल है, क्योंकि इसके पास है चेयरमैन रोज, जो यार बहुत ज़्यादा ईविल था सच में। इसने एस के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने को कह दिया सबने दोनों पोकेमॉन को। इसने ये नहीं सोचा कि एस बच्चा है या फिर रियोलू का भी छोटा है जो इसे डिफेंस नहीं कर सकता। उसने सीधा कह दिया कि इस पर अटैक करो, ना कि पोकेमॉन पे। और इसका मकसद ज़्यादा क्रूअल था टीम प्लेयर से, क्योंकि ये चाहता था इटरनेटस को आज़ाद कराना, जिसके बाद हर जगह तबाही मच जाए और डायनामिक्स पावर को वो यूज़ कर सके। तो मैंने बता दिया है इन दोनों के बारे में काफ़ी अच्छे से। अब बात करते हैं इन दोनों कंपेरिजन, जो मेरे ओपिनियन पे होने वाला है। आपका ओपिनियन यहाँ अलग हो सकता है। तो स्टोरी लाइन एंड डेवलपमेंट में तो यार मैं कालोस टीम की साइड जाऊँगा, और सपोर्टिंग कास्ट गेलार की ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन राइवल्स अभी भी कालोस की ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बैटल स्टाइल, अगर लियोन की लास्ट बैटल को छोड़ दिया जाए तो मैं कालोस की साइड ही जाऊँगा, लेकिन अगर बैटल की बात की जाए जिसमें ज़्यादा कमाल की बैटल हुई हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कई तरह की कमाल की बैटल हमें देखने को मिली है। जैसे चैंपियंस की बैटल भी देखने को मिली थी हमें कई तरह की, और काफ़ी कुछ यहाँ पर नया दिखाया गया था। जैसे उधर पहली बार मेगा एवोल्यूशन आया था, तो यहाँ पहली बार ऐसे अलग टीम बनाई थी, अलग अलग पोकेमॉन का यूज़ भी किया था। ईविल टीम दोनों बढ़िया है, लेकिन मैं टीम प्लेयर की साइड जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो उसका मेगा गैराडोस था वो कमाल ही कर चुका था, और उसकी ईविल टीम में खतरा बहुत बड़ा लग रहा था। तो मेरे ओपिनियन से कालोस रीजन अभी भी बेस्ट है। बस बैटल का पॉइंट मिलता है गेलार रीजन को, क्योंकि उसकी एनिमेशन बहुत ज़्यादा कमाल की हो गई थी फाइनल बैटल में, जिसने फैंस का दिल जीत लिया था। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग तो पक्का लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों का शेयर भी कर देना, और आपके दोस्त ये पोकेमॉन सीरीज को देखना चाहते हैं तो। और अगर आपको डाउट सजेशन या कुछ भी देना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। रिप्लाई करने लायक होगा तो, अगर अप्रिशिएट करने वाला होगा तो मैं अप्रिशिएट भी मानूंगा।
और अगर आप फीडबैक दोगे तो यार सच में दिल छू जाएगा। फीडबैक आपको पता है क्या होता है, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से, मुझे काफ़ी खुशी होने वाली है। तो जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मुझे लगता है आपको ये वीडियो सच में पसंद आया होगा।